आज तक हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर के किसी राजनीतिक दल ने या किसी पॉलिटिकल नेता ने हाई कोर्ट तक इसको मुद्दा बनाया हो। पर यहाँ क्या जुड़ गया कि इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान में कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के अंदर गौरव गौतम पहुंचे हुए हैं और गौरव गौतम वहाँ पर आशीर्वाद मांग रहे हैं, मीन्स वोट मांग रहे हैं। तो इसको करण सिंह दलाल ने आधार बना दिया और इस सब को आधार बना करके डाल दी उन्होंने पिटीशन। अब अगर जाएं मेवात के एरिया में जाएं तो मेवात के एरिया में आपको जरूर मिल जाएगा। कहीं एक समय था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, यहाँ पर पॉलिटिकल सभाएं नहीं होती थी। अपने इलेक्शन पिटीशन की फेवर में उन्होंने जो सारे उनके पास एविडेंस थे, चाहे वीडियोस थे, सीसी फुटेज थे या कोई सीसीटीवी कैमरा से लिए होंगे, वो उन्होंने सब कुछ एक पेन ड्राइव में डाल करके कोर्ट को आगे दिया। 7-11 गौरव गौतम ने लगाई, उनके वकील ने लगाई। गौरव गौतम के पक्ष ने ये कहा कि करण सिंह दलाल की पिटीशन सुनने लायक नहीं है। गौरव गौतम ने ये भी कहा कि क्या जेन्युइननेस है, क्या इसकी प्रामाणिकता है कि जो वीडियो या फोटोज जो करण सिंह दलाल के द्वारा लगाए गए हैं वो सब सही हैं। नमस्कार, मैं कोमल झा मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के चुनाव को कांग्रेस के नेता व चुनाव में कैंडिडेट रहे करण दलाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। शुक्रवार 28 नवंबर को इस मामले में इंटरेस्टिंग मोड़ आया, जिसमें कि न्यायालय ने गौरव गौतम की सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि याचिका में करण दलाल का आरोप है कि धर्म के आधार पर वोट मांगे गए, जबकि गौरव गौतम इस बात को आधारहीन बताते हैं। अब अदालत द्वारा 7-11 की याचिका डिसमिस किए जाने का मतलब ये है कि कोर्ट इसे गंभीर मानती है और जल्द ही सुनवाई का निर्णय देगी। ये मामला संवेदनशील है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के विवादों का असर चुनावी राजनीति, जनता के विश्वास पर पड़ता है? इन्हीं विषय पर आज हम बात करेंगे देश रोजाना के प्रधान संपादक संजय मग्गू सर जी से। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आप सभी को बताइए कि मुद्दा क्या था और ये क्यों महत्वपूर्ण था और ये पूरे की इस पर प्रकाश डालिए। देखिए कोमल, इस विषय को लेकर के जी सर, हम लगातार अपने दर्शकों से जुड़ते रहे हैं, जी लगातार हम इस पर अपडेट देते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इस सारे विषय में ये थी कि जब विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ और जिसको करण सिंह दलाल ने अपनी पिटीशन के अंदर सब कुछ डाला है, नॉमिनेशन से लेकर के और रिजल्ट आने तक, इस दौर में जितने भी धार्मिक इवेंट थे, करण सिंह दलाल ने उन सबको अपना एक तरह से कहें तो सवाल बना दिया। अपनी पिटीशन का उन्होंने आधार बना दिया और उन्होंने जो कोर्ट के अंदर दायर किया परिवाद, जो इलेक्शन की जो धारा है 1951 के तहत, और उसके अंदर आता है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने कह दिया इसको। करण सिंह दलाल ने लगा दिया कि सारे चुनाव के दौरान कई ऐसे मतलब 15 से 20 ऐसे फुटेज हैं, ऐसी लगभग 6 या 7 इसके अंदर वीडियो फुटेज हैं जो करण सिंह दलाल ने लगाई, और जिसके चलते ये पूरा जो मामला था, यानी कि इलेक्शन की जो पिटीशन थी, ये पूरा रोचक बनती चली गई। एक और बात थी कि आज तक हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर के किसी राजनीतिक दल ने या किसी पॉलिटिकल नेता ने हाई कोर्ट तक इसको मुद्दा बनाया हो। छोटे चुनाव में तो कई बार होता रहा, पार्षद का चुनाव है कि जी राम भगवान की फोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं, या चुनाव आ गया सरपंची का, उसके अंदर आरोप लगा दिए। लेकिन विधानसभा लोकसभा स्तर पर ऐसा पहली बार ही हुआ कि ये कोर्ट के अंदर तक मामला गया। जी, तो सर ये याचिका किस हिसाब से बहुत ज्यादा विशेष थी, इसको महत्वपूर्ण मानेंगे? देखिए, याचिका विशेष और महत्वपूर्ण, सब कुछ ही विशेष होता है, हर चीज महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ ये कि उसका समय, उसके टाइमलाइन, घटनाक्रम, सब कुछ क्या है और किस तरह कड़ियां जुड़ती हैं। पलवल के अंदर जब चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में पूरे हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हुआ। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में पलवल के अंदर खासकर एक, जिसको मुख्य आधार बना इस याचिका का, एक कीर्तन हुआ श्याम बाबा का। श्याम बाबा वैसे भी जो है खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन एरियाज के अंदर, एक जो 4-5 जिले हैं,
4-5 स्टेट हैं, और इसके अंदर भी एनसीआर का एरिया, यहाँ पर खाटू वाले शाम का आजकल कीर्तन जागरण ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनके अनुयायी भक्त बहुत ज़्यादा हो गए। तो चुनाव के दौरान में ये कीर्तन हुआ, जागरण हुआ। उस जागरण के अंदर में एक प्रोफेशनल भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल, वो कन्हैया मित्तल भी आए हुए थे। उस कार्यक्रम के अंदर गौरव गौतम भी पहुंचे, और जब गौरव गौतम वहां पहुंचे, हालांकि अगर देखें तो गौरव गौतम ने वहां एक सिंपल कहा है कि मैं आपके बीच में आया हूं और आप आशीर्वाद देंगे। अगर आप देखें तो इस आशीर्वाद को हम एक तो यूं भी मान सकते हैं कि संस्कृति के अंदर कहा जाता है कि बड़ों का या आशीर्वाद मांगा ही जाता है। और पर यहाँ क्या जुड़ गया कि इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान में कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के अंदर गौरव गौतम पहुंचे हुए हैं और गौरव गौतम वहां पर आशीर्वाद मांग रहे हैं, मीन्स वोट मांग रहे हैं। तो इसको करण सिंह दलाल ने आधार बना दिया, और इस सब को आधार बना करके डाल दी उन्होंने पिटीशन। और इस टाइम पे सर सैफरन झंडा या फिर ऐसा कुछ भी चुनाव रैली में देखा गया? देखिए, वैसे अगर आप देखें, भगवा झंडे भी जो करण दलाल की पिटीशन है उसका आधार है कि उन्होंने भगवा झंडा भी, और एक दो फोटोज मैंने कुछ देखे थे कि उसके अंदर उन्होंने उसको भी शायद आधार बनाया हुआ है। और अगर आप चलें तो आजकल मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो रही है, मान लीजिए बीजेपी की हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की सभाओं के अंदर भी आजकल बड़ा कॉमन हो गया कि आप उसके अंदर अगर बीजेपी की सभा है कोई, या जो हिंदुत्ववादी संगठन कोई है वो कोई सभा कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो भगवा झंडा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लहराएंगे। तुम देखते हो आजकल कांवड़ लेने लोग जाते हैं, तो कांवड़ के दौरान में भगवा झंडे के साथ तिरंगा लगा देते हैं, देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। या कोई और किसी प्रकार की, पिछले दिनों बागेश्वर वाले बाबा की जो यात्रा चली थी उसके अंदर भी कई मीटर लंबा तिरंगा भी था। मतलब सब कुछ जो है, आध्यात्म प्लस धर्म प्लस राजनीति प्लस संस्कृति, सब कुछ जुड़ जाता है। यहाँ विषय क्या बना, जिसको उन्होंने आधार बना लिया, क्योंकि इस दौरान चुनाव और चल रहा था, और करण सिंह दलाल ने उसको जोड़ दिया चुनाव के साथ में कि भाई ये चुनाव के दौरान में भगवा लेकर के चल रहे थे, इसलिए ये हिंदुत्व उसमें लिखा हुआ था, हिंदू लिखा हुआ है, या समय और घटना का एक तरह से मैं वही कह रहा हूँ कि सब कुछ है कि टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन कौन सी समय पर घटी। जी, तो सर ये फिर जनता या लोकतंत्र में आप इसे किस तरीके से देखते हैं, उनके हित में, कि ये असली मुद्दों से हटा देती है? जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो असली मुद्दों से भटका रहे हैं, असली मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, असल में तो जो इलेक्शन की जो आदर्श आचार संहिता जो है उसके तहत तो सबसे जो जरूरी बात मानी जाती है, चुनाव आदर्श आचार संहिता है, उसके अंदर चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दे होने चाहिए, चुनावी बातें होनी चाहिए, चुनावी नारे होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से, और ये अभी का नहीं है, ये लगातार चलता चला जा रहा है। जिस एरिया में जिनकी मेजोरिटी होती है, या जो जिस कास्ट का, जिस रिलीजन का डोमिनेटिंग जो एरिया होता है, वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पॉलिटिशियन ये कर लेते हैं। लेकिन करण सिंह दलाल ने इसको आधार बना लिया। अब अगर जाएं मेवात के एरिया में जाएं, तो मेवात के एरिया में आपको जरूर मिल जाएगा, कहीं एक समय था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, यहाँ पर पॉलिटिकल सभाएं नहीं होती थी, खासकर चुनाव के दौरान में। चुनाव के दौरान में पंचायतें नहीं हुआ करती थी। अब वो सब कुछ कॉमन हो चला धीरे धीरे कि मंदिर में भी पंचायत होगी, अगर कोई मॉडर्न एरिया, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है तो वहाँ पर मस्जिद में भी पंचायत हो रही होगी, वहाँ स्वागत भी हो रहा होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता। अब इसको भी देखें तो करण सिंह दलाल मैं कहूँगा कि खांटी नेता है, घाघ नेता है, पुराने नेता, और उनको पता है कि कब कौन सा तीर कहाँ चलना था। तो या तो उनको इल्म था कि चुनाव परिणाम पता नहीं क्या आएगा, तो इसको भी तैयार रखिए पहले से ही। अब बात आ जाती है कि क्या ये प्रभावित करते हैं। तो चुनाव को आप निश्चित रूप से मानिए कि जिस, मान लीजिए आपकी आस्था हनुमान जी में है और आपको पोलिंग बूथ पर आप जा रहे हैं, कैसे ये पोलिंग बूथ तक पहुंच जाता है? आपकी आस्था हनुमान जी में, आप पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर आपको जय सिया राम बोलता है या हनुमान जी का फोटो दिखाता है तो आपके मन में और जाग जाता है। अब आपको पता चल गया कि उसके साथ में उसका सिंबल है पार्टी का, तो फिर आपको लग जाएगा कि हनुमान जी को तो यही सिंबल पसंद है शायद, तो आपका हनुमान जी से कनेक्शन जुड़ा, हनुमान जी के साथ में उन्होंने जोड़ दिया उस सिंबल को, और आपकी भावना वहां जुड़ती चली गई।
अगर आप देखें तो इसके अंदर जो खासकर 2 विषय लगाए हैं करण सिंह दलाल ने, एक सनातन और एक हिंदुत्व बोला गया है पूरी पिटीशन के अंदर, मैं आज देख रहा था उस ऑर्डर की कॉपी में, और दूसरा उसके अंदर उन्होंने एक भागवत कथा और एक दूसरा उन्होंने श्याम बाबा का कीर्तन, इन दोनों को जोड़ा है। झंडे पे भी हमने जैसा देखा जय श्री राम, हिंदू, यही सब चीजें हाँ। चुनावी रैली में यूज किया गया। तो चुनावी रैली में तो हो सकता है कि कोई लोग भी लेके आ जाते हैं। हाँ हाँ जी सर। चुनावी रैली में तो अब मान लीजिए कि कोई सभा में लोग, मैंने वही आपको बताया, हाँ, हिंदू संगठन जो साथ में हो, जब उनके सपोर्ट, हिंदू संगठन भी ना हो, अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल कोई अगर कांग्रेस की सभा के अंदर भी लेके आ जाएगा तो करण सिंह दलाल रोक तो पाएंगे नहीं उसको कि आप क्यों लेके आ गए। तो उसको सबसे जो बड़ा इसके अंदर गया कि जो उन्होंने आधार बना लिया कि गौरव गौतम ने झंडा उठाया हुआ है कुछ, एक उसको आधार बना लिया, लोगों का नहीं बना सकते। दूसरा वो कह रहे हैं कि गौरव गौतम चुनाव के दौरान, अब देखिए जो आदर्श आचार संहिता है वो ये कहती है कि चुनाव के दौरान में हम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। अब वैसे ये देखें 7/11 का मतलब ये नहीं कि केस डिसाइड ही हो गया। अभी तो सिर्फ इतना था कि जब ये इलेक्शन पिटीशन जो डाली थी करण सिंह दलाल ने, अपने इलेक्शन पिटीशन की फेवर में उन्होंने जो सारे उनके पास एविडेंस थे, चाहे वीडियोस थे, सीसी फुटेज थे या कोई सीसीटीवी कैमरा से लिए होंगे, वो उन्होंने सब कुछ एक पेन ड्राइव में डाल करके कोर्ट को आगे दिया। 7/11 गौरव गौतम ने लगाई, उनके वकील ने लगाई। गौरव गौतम के पक्ष ने ये कहा कि करण सिंह दलाल की पिटीशन सुनने लायक नहीं है। गौरव गौतम ने यह भी कहा कि क्या जेन्युइननेस है, क्या इसकी प्रामाणिकता है कि जो वीडियो या फोटोज जो करण सिंह दलाल के द्वारा लगाए गए हैं वो सब सही हैं। अब अदालत यही कहती है कि उनकी प्रामाणिकता जो है वो तो तभी सामने आएगी जब केस चलेगा। इसलिए जब तक वो केस नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑथराइज भी हैं, वो उनकी प्रामाणिकता है भी या नहीं है, क्या उस कीर्तन में गौरव गौतम थे या नहीं थे, क्या उन्हीं की आवाज थी, वो सब कुछ मैच किया जाएगा। इसका मतलब ये बात आती है। तो इसलिए संभवतः कोर्ट ने जो है, मैं इसलिए कह रहा था कि 7/11 ये नहीं कि 7/11 के बाद केस खत्म हो गया, केस तो अभी शुरू होगा, केस तो अभी शुरू होगा। तो सर ये जो धर्म के आधार पर लोग जो मतदान करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब आपने जैसे कि बताया कि किस तरीके से पोलिंग बूथ तक पहुंचता है, किस तरह से जो ये चीजें हुई धर्म के आधार पर वोट मुड़ता है लोगों तक, लोग पोलिंग बूथ तक उनके साथ सपोर्टर्स खड़े होते हैं, तो विपक्ष इसे और किस तरीके से रोक सकता था? देखिए, इसका सीधे सीधे कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि इन्होंने धर्म के आधार पर वोट दिया या धर्म के आधार पर वोट नहीं दिया। अब इसके अंदर जो जिस रूल के तहत, जिस नियम के तहत ये पिटीशन डाली गई है उसके अंदर बहुत कुछ क्लियर भी करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि करण सिंह दलाल 33,600 वोट से लगभग चुनाव आ रहे हैं, तो उस कीर्तन करने से गौरव गौतम को कितने वोट का फायदा हुआ? अगर जब इसकी गहराई में जाएंगे केस की, या कहीं गौरव गौतम गए तो सभा में मान लीजिए 1,000 लोग थे, उन 1,000 लोगों में से कितने लोगों पर असर पड़ा वो धर्म ध्वजा या हिंदू लिखा हुआ पताका देख करके, जिसके आधार पर वो वोट कर देंगे। ये अगर केस की जब इसमें एविडेंस में आएगा तो आप मानिए केस बहुत पेचीदा रहेगा। ये इतना सीधा सीधा नहीं है जो लग रहा है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक विषय होते हैं और जैसे ही ये 7/11 गिरी तो इधर करण सिंह दलाल समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, देखिए जी हमारी पहली जीत हो गई, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा गौरव गौतम समर्थकों में हो जाएगी। देखिए जी उनकी 7/11 को उनको तो लगा था कि आज ही इनकी याचिका सारी खत्म हो जाएगी, पर अभी कोर्ट उसको सुनेगा। और जो जहां तक इसको रोकना या ना रोकने वाला इशू है, असल में देखना तो ये होता है कि चुनाव आयोग का काम है सब। क्या जो जागरण कीर्तन जो हो रहा था उसी टाइम चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। अगर कहीं शिकायत गई है, शिकायत दी गई है कि उस मौके पर अगर आप आयोजन की परमिशन दी जा रही है अगर कीर्तन होने की, तो उसके फिर जरूर जांचा जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है जी। और आपने जैसे बताया ये एक घटना नहीं थी, हाँ कुछ ऐसे हैं, जैसे एक और घटी थी। उस आज जो 7/11 पे जो ऑर्डर है उसके अंदर भी है एक भागवत कथा का, उसके अंदर दिखाया गया है, इंगित किया है, उसके अंदर श्याम बाबा का कीर्तन दिया गया है, एक आधा फ्लैग वाला भी है। तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं तो उसने लापरवाही करी है कि इस पे रोक लगाना, उसको लापरवाही भी नहीं कह सकते हम।
सबसे बड़ी बात आ जाती है कि चुनाव आयोग के पास कौन से एविडेंस उस समय गए थे जिन पर ये रोका जाता। सिर्फ इतना तो जरूर है कि जैसे एक बड़ा आयोजन था ये शाम कीर्तन का, तो इसको देखा जाना जरूर चाहिए था कि किन परिस्थितियों में कौन लोग करने वाले हैं, कहाँ हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है, ये सब कुछ थोड़ा सा अगर देख लिया जाता। क्योंकि कई बार चुनाव आयोग रोकता है परमिशन, जब चुनाव का समय होता है तो बहुत सारी इसके अंदर बंदिश भी होती हैं, बहुत सारी इसके अंदर कुछ देखना भी पड़ता है कि आज स्थिति क्या है, किसकी परमिशन दी जानी चाहिए। कई बार ऐसे मौके भी हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जुलूस कैंसिल किए जाते हैं, एट ए टाइम कैंसिल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं एट ए टाइम कैंसिल होती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें देखने वाला विषय था। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि 7/11 का मतलब ये नहीं कि ये केस खत्म हुआ, अब ये केस शुरू हुआ है। और ये मुद्दा संवेदनशील तो है लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर संवेदनशीलता देखते हैं तो मतदाताओं के लिए चुनाव के दौरान खासकर जो मुद्दे होते हैं उसके अंदर बेरोजगारी है, उसके अंदर गरीबी है, उसके अंदर महंगाई है, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनडेवलपमेंट है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर कहीं धर्म के नाम पर आ जाता है तो फिर शायद लोगों का मत उस तरफ बढ़ जाता है। और अगर इसीलिए इसको इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस माना गया है कि चुनावी भ्रष्ट आचरण है भाई, और कुछ नहीं, इसके भी सिर्फ यही माना गया, यही आधार है इसीलिए जी। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास को कम दिखाती है जो कि जरूरी है, ये कह सकते हैं हम इसमें। नहीं, हम इसके अंदर बड़ा जो इस बात को कह सकते हैं कि चुनाव जिन मुद्दों पर होना चाहिए अगर मुद्दों से भटकता है, और वैसे तो हर चुनाव में हो चुका है इस समय। मैं आपको भी कह रहा था कि कहीं आप चले जाए, अब देखिए बिहार का चुनाव था अभी, बिहार के चुनाव के अंदर महागठबंधन ने अपने एक डिप्टी सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, सहनी को। और जैसे ही मुकेश सहनी को अनाउंस किया एकदम से असदुद्दीन ओवैसी आ गए, उन्होंने मुसलमान का राग अलापना शुरू कर दिया कि 14% वाले को आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक तरीके से आप कहें तो वो भी है तो इलेक्शन की प्रैक्टिस ही है कि आप मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं सब कुछ, फिर आता तो सब उसी के अंदर ही है जी। तो मतलब अब आप इस मामले को आगे कैसे देखते हैं कि अब क्या हो सकता है? अब देखना ये कि अब ये कोर्ट के अंदर है। अभी गौरव गौतम की आज 7/11 रिजेक्ट हुई जी सर, तो गौरव गौतम के पास एक रास्ता खुला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी 7/11 जो उनकी यहाँ डिसमिस हुई उसको संज्ञान ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि जो प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की हो रही है उसको स्टे भी कर सकता है जी सर। अगर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे होती है तो फिर मामला लंबा खींच सकता है। और अगर इधर होता है कि कहीं गौरव गौतम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम पैरेलल आप हाई कोर्ट भी चलता रहेगा और हम आपकी 7/11 सुन लेंगे, तो फिर और रोचकता थोड़ी ज्यादा आएगी। तो अभी देखना है आने वाले कुछ दिन जो हैं इसमें, क्योंकि अभी तो इसके अंदर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने तो 4 दिसंबर की डेट लगा दी है जिसमें कि इश्यू फ्रेम किए जाएंगे। जैसे जो फौजदारी केस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं, उसके अंदर चार्ज फ्रेम हुआ करता है, पुलिस की तरफ से चालान शीट पीछ की जाती हैं। और जो दूसरे यानी कि सिविल केस जो होते हैं जिसमें इलेक्शन भी आ जाता है उसमें इशू फ्रेम होते हैं, भाई कौन से विषय पर सुना जाएगा, कौन से इशू हैं। अब वो इशू फ्रेम होंगे अभी, उसके बाद वो केस की प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो अभी नजर रखनी होगी इन पर होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये सारा मुद्दा अदालत पर छोड़ दिया जाए, उनके फैसलों पर किस हिसाब से आगे सुप्रीम कोर्ट बेशक लगती है कि नहीं, सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। ये कतई तौर पर अब पॉलिटिकल मामला तो रहा नहीं, अब तो ये सब कुछ लीगल प्रोसेस है, कानूनी विषय है। अदालत में सारी इसकी जो दोनों फरीक हैं, दोनों पार्टियां, उनके वकील जिरह करेंगे, उनकी जो बहस होंगी और उसी बहस के आधार पर अदालत में फैसला देगी। तो इसी के साथ हम आपसे जुड़ेंगे आगे और मुद्दों पर। धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।